गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में आज इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 4 करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड में जितने भी वंश हुए हैं उन सभी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को कीजिए लाइक और आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के साथ, जो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं प्रथम शताब्दी की, फर्स्ट सेंचुरी की, तो उसमें एक कुषाण वंश हुआ जिसकी स्थापना की थी कुजुल कटफिसस ने। कुजुल कटफिसस का कार्यकाल या शासनकाल था 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक। इसके बाद में कुषाण वंश में आया अगला शासक विम कटफिसस और उसके बाद में आया कनिष्क। तो किसी वंश के बारे में जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक तो उसके संस्थापक को लेकर, एक उसके महानतम शासक को लेकर और उसकी उपलब्धियों को। तो संस्थापक कुषाण वंश का कुजुल कटफिसस रहा, उसके बाद विम कटफिसस आया और उसके बाद में कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का एक महानतम शासक हुआ। कनिष्क ने ही अपना राज्यारोहण या राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया था और इसी के उपलक्ष्य में इसने एक संवत स्टार्ट करवाया जिसे हम शक संवत कहते हैं, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो आज का भारतीय कैलेंडर है वो किस पर बेस्ड है? वो शक संवत पर है, जो कि किसके द्वारा चलाया गया था? कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था 78 एडी में। अगर हम कनिष्क की बात करें तो ये कला और संस्कृति का एक महान संरक्षक था। कनिष्क ने अपने शासनकाल में बौद्ध विहारों का, चैत्यों का, स्तूपों का निर्माण करवाया था और इसके जो दरबार था उसमें पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक जैसे चिकित्सक रहा करते थे। कनिष्क के द्वारा एक कुशल प्रशासन व्यवस्था लागू की गई थी और इसका नेतृत्व भी इसने बहुत अच्छे से किया था। इस वजह से इसके जो प्रशासन, जो क्वालिटीज़ हैं वो मैच करती हैं किससे? सम्राट अशोक से, इसलिए इसको सेकंड अशोक कहा जाता है। ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क वाज सेकंड अशोका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया वो निम्न में से कौन था? सबसे पहले भारत पर आक्रमणों की बात करें, इन्वेजन्स के अटैक्स की, तो भारत में होने वाला सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो है हखामनी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। ये हखामनी वंश फारसी साम्राज्य कहलाता है जो फारस में चला करता था। हखामनी वंश एक्चुअली ईरान का एक साम्राज्य था और इसका संस्थापक हुआ साइरस द्वितीय। और इस वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय के द्वारा ही भारत पर सबसे पहला आक्रमण का प्रयास किया गया, जो असफल हुआ। सफल नहीं था ये प्रयास इसका। एक्चुअली ये जो हुआ था प्राचीन भारत में हुआ था। ये जो अटैक था प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं, एक तो हखामनी वंश था जो ईरान का एक साम्राज्य था, एक यूनानी आक्रमण था। तो इन दोनों में सबसे पहले जो हुआ था वो हखामनी वंश का था। और जब तक साइरस द्वितीय रहता है, इसके रहते वक्त तो हखामनी साम्राज्य का विस्तार भारत तक नहीं हो पाता है। इसके बाद में आता है दारा प्रथम, या इसी को हम बोलते हैं डेरियस प्रथम। कभी कभी प्रश्नों में ये पूछ लेता है दारा प्रथम इनमें से किसका नाम था, तो ये था डेरियस प्रथम, जो कि 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग, भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता जो मिली थी वो दारा प्रथम डेरियस फर्स्ट को ही मिली थी। सबसे पहले इसने 516 ईसा पूर्व में क्या किया, जो गांधार है इसको जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया और भारत का जो पश्चिम उत्तर एरिया है वो इसके साम्राज्य का 20वां प्रांत बन गया था। कंबोज और गांधार पर इसने अधिकार कर लिया था। तो इसने भारत के कुछ हिस्से को अपने अधीन कर लिया था। एंड आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? ऑप्शन डी है एक्चुअली ये। इसका आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम। भाई ये बातों की जानकारी हमें कहाँ से मिली कि दारा प्रथम भारत में आया था, उसने कुछ हिस्सा कैप्चर किया था इंडिया का? ये बात हमें पता लगती है, दारा प्रथम के 3 इंस्क्रिप्शंस थे, अभिलेख। बेही सुतून अभिलेख था एक, और पर्सिपोलिस का अभिलेख था, और एक नक्शे रुस्तम अभिलेख था, जिससे हमें ये बात पता लगी कि सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को इसने अपने कब्जे में लिया था। इस प्रश्न का आंसर और व्याख्या यही है। नेक्स्ट वन,
कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष किया गया था? ये हम जानते हैं, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कडफिसेस था, उसके बाद विम कडफिसेस आया इसमें, उसके बाद इसका महंतम शासक था कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महंतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। पहले प्रश्न में देखा था प्रथम शताब्दी फर्स्ट सेंचुरी में 78 ईस्वी, ऑप्शन डी रहेगा सही। जिस दिन इसका राज्याभिषेक हुआ उसी दिन से शुरुआत होती है किसकी? शक संवत की, शका एरा की, और ये कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो आज हमारे भारत का जो कैलेंडर है वो इसी पर बेस्ड है, शक संवत पर, जो कनिष्क ने चलाया था। आप जानते हैं कनिष्क का ये प्रश्न पूछा जाता है कि कनिष्क की पहली राजधानी क्या हुआ करती थी? तो कनिष्क की प्रथम राजधानी हुआ करती थी पेशावर, या जिसे हम जानते हैं पुरुषपुर के नाम से। तो पुरुषपुर को ही पेशावर कहा जाता है, और इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, ये प्रश्न पूछे हुए हैं आपसे, और इसकी उपाधि पर भी प्रश्न बने हुए हैं। एडिशनल क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे। कनिष्क का अभिषेक किया गया था 78 AD, जिसे हम ईस्वी बोलते हैं, एना डोमिनी। उपाधि इसने जो धारण की थी कैसर की उपाधि, और सीजर के टाइटल इसने अज्यूम किए थे। इसकी राजधानी थी पेशावर, को ही कहा जाता है पुरुषपुर। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि पुरुषपुर किसकी राजधानी थी? कनिष्क की थी, या कनिष्क की या कुषाणों की प्रथम राजधानी क्या हुई? पुरुषपुर हुई। सेकंड इसने अपनी राजधानी बनाया मथुरा को। नेक्स्ट, भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसने शुरू करवाया था? हम बात करें ग्रेट सिल्क रूट की। भारतीयों के लिए इसको शुरू कराने का जो श्रेय जाता है वो कुषाण वंश के शासकों को जाता है, और उसमें भी किसको? कनिष्क को जाता है, ऑप्शन सी। तो कनिष्क की अगर हम बात करें, इसने चीन से रोम तक जाने वाला एक रूट हुआ करता था, इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क रूट बोलते हैं। इस पर अपना कब्जा, नियंत्रण इसने स्थापित कर लिया था। ये रास्ता चीन को रोमन एम्पायर यानी रोम से कनेक्ट करता था, जितने भी पश्चिमी प्रांत थे, और चीन से होने वाला जो रेशम था, सिल्क था, वो सारा व्यापार इसी रास्ते से होता था। इसी को इसलिए सिल्क रूट कहा जाता था। आंसर कनिष्क। चलिए, ये सवाल आपके लिए अब आसान है। कनिष्क की राजधानी थी, जब भी कनिष्क की राजधानी पूछेगा वो पहली राजधानी के बारे में उसकी बात करेगा। तो इसकी राजधानी पुरुषपुर हुआ करती थी, या ऑप्शन में इसके नाम से क्या मिलेगा आपको? पेशावर। ठीक है, नेक्स्ट वन, मिलिंद पन्हो इनमें से क्या है? भारत में अगर हम विदेशी आक्रमणों की बात कर रहे थे तो इसमें इंडो ग्रीक या हिंद यवन विदेशी शासक भी आते हैं। इसमें डेमेट्रियस प्रथम था सबसे पहला। अगर हम इंडो ग्रीक्स की बात कर रहे हैं, इसी में एक राजा हुआ था मिनांडर। जो मिनांडर था 165 ईसा पूर्व से 145 तक इसका शासन रहा। ये सबसे फेमस हिंद यूनानी शासक हुआ। अगर आपसे पूछे इनमें से किसको मिलिंद कहा जाता है, याद रखिएगा जो मिनांडर है, मिनांडर को जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बौद्ध साहित्य है, उसमें इसको मिलिंद बोला गया है। क्यों बोला गया? क्योंकि ये बुद्धिज़्म का यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फॉलोवर था। तो बौद्ध ग्रंथ है एक जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, ये मिलिंद पन्हो क्या है? एक भाई मिलिंद आपको समझ में आ गया कि मिनांडर को बोला गया है। ठीक, तो ये बुद्धिज़्म का फॉलोवर था, तो ये समझ में आ गया एक बुद्ध स्थल नहीं है, बुद्ध का नाम नहीं है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। अब इस बौद्ध ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? बौद्ध धर्म में इसकी काफ़ी रुचि थी, और बौद्ध धर्म को लेकर के इसके काफ़ी सारे प्रश्न थे, और इन प्रश्नों को लेकर एक बुद्धिस्ट मॉन्क के पास जाता है जिसका नाम है नागसेन। नागसेन और मिलिंद का जो कन्वर्जेशन है, जो वार्तालाप है, जिससे वाद विवाद हम कहते हैं, इसको पूरे टेक्स्ट को हम बोलते हैं, इस कन्वर्जेशन को ही बोलते हैं मिलिंद पन्हो। मतलब होता है इसका मिलिंद के सवाल, मिनांडर के सवाल। चलिए, अब ये हो गया इसकी राजधानी। अगर आपसे पूछे तो इसकी राजधानी याद रखिएगा, साकल इसकी राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी हैं सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। जूनागढ़ का शिलालेख किससे संबंधित था? यह है,
हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कुछ देखा था जब दर्रों वाला हमने ज्योग्राफी में एक प्रैक्टिस से डिस्कस किया था, तो उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर 3 हमने दर्रे देखे थे, पासेस देखे थे। कौन कौन से पासेस थे वो? अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने उनको डिस्कस किया है। साथ में आपकी थ्योरी भी ऐसे किया है कि थ्योरी भी आपकी जो है वो साथ के साथ रिवाइज होती रहे। तो दर्रों वाले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था, तीसरा प्रैक्टिस सेट था भूगोल का वो, उसमें अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है इसकी जो सीमा है उस पर 3 हमने पासेस देखे थे। एक खैबर दर्रा, एक गोमल दर्रा और एक था बेलन दर्रा या बोलन दर्रा। भारत में अलेक्जेंडर का जो आगमन हुआ था वो खैबर पास, खैबर दर्रे के थ्रू हुआ था प्रवेश भारत में। और अगर हम बात करें शकों की, जो शक थे ये एक्चुअली सीरिया के उत्तर में निवास करते थे और इनका जो भारत में आगमन हुआ था वो बोलन दर्रे के थ्रू हुआ था। अब आपसे पूछेगा बोलन दर्रा कहाँ पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर दर्रा है ये। दर्रा मतलब होता है 2 पहाड़ों के बीच का प्राकृतिक रूप से बना हुआ मार्ग या रास्ता, और इन्हीं पहाड़ों के रास्ते से होते हुए शकों ने भारत में प्रवेश किया। अगर भारतीय स्रोतों की बात करें तो शकों को सीथियन भी कहा जाता है, सीथियन। तो देखो, ये प्रैक्टिस सेट जो हम इतिहास के कर रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी किसी के भी कर रहे हैं, उसमें आपकी थ्योरी भी लगभग शामिल ही है सारी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो हम डिस्कस करते हैं वो थ्योरी ही होती है आपकी। इसमें प्रथम जो शासक माना जाता है, प्रथम शक शासक, वो है मोगा, ये इसी का नाम हमें मिलता है माउस। शकों में अगला शासक होता है नफान। उसके बाद अगला शासक जो है वो कौन है? रुद्रदामन। ये नाम आपने बहुत सुना होगा। तो जैसे अभी हम देख रहे थे कुषाण वंश का महानतम या सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। वैसे ही किसी ना किसी वंश में, हर वंश में कोई ना कोई शासक महान ज़रूर हुआ है। तो ऐसे ही शकों में सबसे महान शासक हुआ या सबसे प्रसिद्ध शासक हम मानते हैं किसको? रुद्रदामन को। ये रुद्रदामन वही हैं जिसने सुदर्शन लेक, जो कि गुजरात में है, सुदर्शन झील, इसका जीर्णोद्धार करवाया था, रिनोवेशन करवाया था। संस्कृत का बहुत बड़ा ये एक तरीके से प्रेमी था, संस्कृत लवर था, और इसने सबसे पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ का एक अभिलेख जारी किया। अगर आपसे पूछे सबसे पहला संस्कृत भाषा में सबसे पहला अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था, तो ये शक राजा है रुद्रदामन, इसने लिखवाया था, जिसे हम कहते हैं जूनागढ़ का अभिलेख। आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप में से कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि कभी कभी कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि प्राइमरी की भी तैयारी करवाइए। नाम रख देंगे उसकी प्राइमरी, इसी को नाम रख देंगे अभी प्राइमरी, तो ये प्राइमरी का लगेगा। एक्चुअली जो सिलेबस है प्राइमरी का और जो जूनियर का है थोड़ा ही बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो मैक्सिमम चैप्टर्स आपके उसमें भी शामिल है प्राइमरी में और जूनियर में भी। आप सिलेबस को कंपेयर करिए और सामने रखिए, तो जो टॉपिक यहाँ भी जूनियर में हम करा रहे हैं वो आपके प्राइमरी के लिए भी सफिशिएंट होंगे, ठीक है। और जो प्राइमरी का सेक्शन बचेगा उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ये जो जूनागढ़ का अभिलेख है, इसी अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है, इसमें मेंशन किया गया है कि रुद्रदामन के द्वारा जो सातवाहन राजा है, जिसका नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी, इसको इसने 2 बार पराजित किया था। इसके प्रूफ इससे मिलते हैं हमें। किससे मिलते हैं ये प्रूफ? हमें इस जूनागढ़ अभिलेख से। चलिए, इसका आंसर ए ऑप्शन। भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुषाण वंश को हम देख रहे थे पीछे अभी। जो कुषाण वंश है इसका संस्थापक कौन हुआ भारत में? कुजुल कटफिसिस। इसके बाद आया था विम कटफिसिस। ये इसका संस्थापक हुआ कुषाण वंश का भारत में, लेकिन एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? विम कटफिसिस। संस्थापक के नाम से, वास्तविक संस्थापक के नाम से स्पेशली क्वेश्चंस अरेंज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। आप जानते हैं जो विम कटफिसिस है इसके बाद में ही आया था कनिष्क। तो विम कटफिसिस ने एक टाइटल अज्यूम किया था, महेश्वर का टाइटल। ये शैव धर्म का फॉलोअर्स हुआ करता था, और शैव धर्म मतलब जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, और इसी ने सबसे पहले
इसी ने भारत में सबसे पहले बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाने वाला विम कर्टफिशस था। अब यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपको वंश दे दिया है। इंडो ग्रीक्स नहीं थे, गुप्ता नहीं थे, कुषाण थे। ठीक है, सवालों की प्रकृति समझना सीखिए। ऐसा नहीं है सवाल आपने पढ़ लिया कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, डायरेक्टली आंसर रट के बैठे हैं कि विम कर्टफिशस ने चलाए। चलो ठीक है, ऑप्शन में ये है ही नहीं। अब आपको यही नहीं पता रहेगा कि विम कर्टफिशस किस वंश का था, तो अगले प्रश्न में फंस सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना है। एक प्रश्न से संबंधित या जितनी थ्योरी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं वो पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें कुषाण डायनेस्टी का शासक था विम कर्टफिशस। इसने बहुत बड़ी मात्रा में भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे और इन सिक्कों पर यूनानी जो लिपि थी और खरोष्टी लिपि उसको मेंशन किया था इसने। अब इन्हीं सिक्कों पर इसने जो है शिव जी, नंदी और त्रिशूल की आकृतियाँ भी बनवाई थी। समझ आ गया। इसने एक टाइटल एज्यूम किया, जैसे महेश्वर है। महेश्वर के अलावा इसने और टाइटल भी एज्यूम किए थे। महाराज की उपाधि इसने धारण की थी, राजा धीराज की उपाधि धारण की थी और सर्वलोकेश्वर की भी उपाधि इसने धारण की थी। नेक्स्ट वन, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महान शासक थे? आप लोगों को चैनल पर कम्युनिटी टैब में कुछ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे डेली, एक प्रश्न तो मिल ही रहा है। उन प्रश्नों को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए आप, उनको हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर लोगों के आंसर 90% से अब लोगों के आंसर्स उसमें सही होते हैं, लेकिन कुछ गलत भी करते हैं। तो यही दिक्कत होती है, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं आप उनको भी गलत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप स्तर देख सकते हैं कि किस स्तर तक आपकी जो पढ़ाई है उसकी तैयारी है। तैयारी का स्तर आप चेक कर सकते हैं खुद उसमें। देखिए, चेदी वंश की हम बात करें, चेदी वंश हुआ करता था कलिंग में। चेदी वंश कहाँ पर हुआ करता था? ये एक वंश था, कलिंग में था। और इस बात की हमें जानकारी, इस वंश की जो जानकारी हमें मिलती है, इसका स्रोत क्या है? खारवेल का एक हाथी गुम्फा अभिलेख है जो पहली शताब्दी में ही लिखा गया था। इस अभिलेख से ये स्पष्ट रूप से पता लगता है कि इसकी स्थापना महामेघ वाहन नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। खारवेल वंश का जो महानतम शासक हुआ था वो कौन था? खारवेल कौन है? खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था, किसका? चेदी वंश का। ये सवाल भी कई बार पूछा है कि राजा खारवेल किस वंश का था। जो अपने आप में प्रश्न है, इसी प्रश्न को और मॉडिफाई करके ही पूछा गया था, खारवेल किस वंश का शासक है। तो कलिंग जो वर्तमान में क्या है, कलिंग को हम क्या बोलते हैं? जो वर्तमान उड़ीसा है उसी को पहले कलिंग बोला जाता था और इसी में हुए हैं चेदी वंश के महान शासक। आंसर डी रहेगा इसका। जे महानतम शासक था खारवेल, ये जो है जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ये इनकी मूर्ति को लेकर के आया था। कहाँ पर? मगध में लेकर के आया था। अगर आपसे पूछे खारवेल किस धर्म का फॉलोवर था, तो ये जैन धर्म का संरक्षक हुआ। ये याद रखिएगा, हमने जो भी शासक डिस्कस किए हैं उसका धर्म भी डिस्कस किया है कि कौन किस धर्म का फॉलोवर हुआ है। सोच रहे होंगे कनिष्क को नहीं बताया, तो कनिष्क बौद्ध धर्म का फॉलोवर था, डाई हार्ड फॉलोवर था उसका। कनिष्क किसका था? बुद्धिज़्म का फॉलोवर था। राजा खारवेल किसका था? जैनिज़्म का। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश था, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश की स्थापना की गई थी श्री गुप्त नाम के एक राजा के द्वारा 240 एडी में। श्री गुप्त का नाम हमें आदिराज के नाम से ही मिलता है। इसने महाराज का टाइटल एज्यूम किया था। और इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका टाइम पीरियड ज़रूर पूछा जाता है आपसे परीक्षा में। 319 से लेकर के 350 ईस्वी एडी की बात है ये। तो चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्ता एम्पायर का या गुप्त साम्राज्य का। आंसर करेंगे ऑप्शन ए। तो अभी हम पीछे बात कर ही रहे थे कि एक वास्तविक संस्थापक पर प्रश्न बनता है, एक संस्थापक पर। इसी सवाल को पूछ लेता गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अगर वास्तविक शब्द उसने ऐड नहीं किया तब आंसर क्या होगा? श्रीगुप्त। अगर इसने वास्तविक शब्द लगाया है तब आंसर क्या होगा? तब आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। अगर आप श्रीगुप्त के बाद देखेंगे, श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा था घटोत्कच, गुप्त वंश का
शासक बनता है। और घटोत्कच के बाद कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया था अपने टाइम पीरियड में, इसको हम बोलते हैं गुप्त संवत। याद रखिएगा, गुप्त संवत। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, गुप्त संवत किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में शुरू किया था। अभी पीछे पढ़ा था हमने शक संवत। शक संवत को आपने देखा, शक संवत का प्रश्न आपने देखा कितना है? 78 एडी। ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। दोनों के राजा और वर्षों के नाम पूछता है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, यहाँ फिर से मेंशन कर देते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट या प्रथम के द्वारा। यानी ये 78 एडी में शुरू किया गया था और 319 में, ये काफ़ी बाद में आया। कितने बाद में आया? कितने साल बाद आया ये संवत? 241 वर्षों का अंतर है इन दोनों संवत के अंदर। आप कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न में पता लगेगा। इसका आंसर चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। शक विजेता इनमें से किसको माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त के बाद आया कौन? घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी कहा जाता है क्या? विक्रमादित्य। मतलब ये गुप्त साम्राज्य के क्या थे? शासक हुआ करते थे। इतने नाम आपको पता होने चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था 380 से 412 ईस्वी तक इसका शासन रहा। और इसके टाइम पीरियड में चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य की इसने टाइटल अज्यूम की थी, जो कि गुप्त वंश का एक शासक हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी का अंतिम शासक हुआ करता था रुद्र सिंह। इसने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। इसने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये हुआ करता था एक शक राजा हुआ करता था। ये एक शक राजा हुआ करता था। और जब इसने इसको हरा दिया, क्योंकि अंतिम शासक था शकों का, ये अंतिम शासक है तो जो है वंशी खत्म हो जाएगा इसके समाप्त होने पर। तो जब शकों का इसने अंत कर दिया, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही चंद्रगुप्त ने एक टाइटल अज्यूम किया था जिसे हम बोलते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का मतलब होता है पराक्रम का सूर्य। तो शकों को हरा दिया तो इसको क्या माना जाएगा? शकों का विजेता। नेक्स्ट वन, बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त सेकेंड। वेरी फेमस इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबद्ध है? ये हमने कम्युनिटी टैब पर भी लगाया था इस क्वेश्चन को। समुद्रगुप्त को आप जानते हैं, ये गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश का एक शासक हुआ। और ये जो है 350 से 375 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था हरिसेन। हमने देखा था जो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख जारी करवाए थे। अशोक ने बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण करवाया था, जिसमें एक था इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। इसी को बोलते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को ही हम बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख ये दोनों एक ही हैं। इसका निर्माण तो करवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक की बात करें तो अशोक ने इसको कौशाम्बी में बनवाया था। अशोक ने इस स्तंभ का निर्माण करवाया था कौशाम्बी में, यानी ये समुद्रगुप्त से पहले ही बन चुका था। और हम बात करें ये इलाहाबाद स्तंभ, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि काफ़ी बाद में आप देखेंगे मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में जब अकबर आएगा तो अकबर इसे कौशाम्बी से कहाँ स्थानांतरित कर देगा? इलाहाबाद में। ठीक है, तो मूलतः जो इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति है कहाँ हुआ करता था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी से इलाहाबाद स्तंभ को इलाहाबाद लेकर कौन गया? अकबर। तो यहाँ पर दो शासक या दो राजा कनेक्टेड हमें दिख रहे हैं इस स्तंभ से। भाई देखिए, जब ये पहले बनवा चुका था अशोक इसे, तो अशोक प्राचीन काल का एक महान शासक हुआ। और अभी हम प्राचीन काल ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये समुद्रगुप्त भी प्राचीन काल में ही है। तो अशोक के बाद में आता है समुद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य के अंदर, और उसका एक दरबारी कवि है जिसका नाम है हरिसेन। तो जब ये कौशाम्बी में ही था ये स्तंभ लेख, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, इस प्रयाग प्रशस्ति लेख में जो 7वां श्लोक है उसमें ये समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन यहाँ पर दर्शाता है। इस अभिलेख में अशोक का ही बनाया हुआ अभिलेख, उसी पर लिखवा दिया है किसने? हरिसेन, जो दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, उसने
इसकी जितनी भी विजय यात्राएं या विजय गाथाएं हैं उनको इसी स्तंभ पर मेंशन करवाता है। कौन ये करवाता है? इसका कवि जो है हरिसेन, किसका? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त ने अपनी शक्ति का कैसे प्रसार किया और सुदृढ़ जो इसका सुदृढ़ कैसे बनाया, जो विजय थी उसका, उसकी आक्रमण जो नीतियां थी, उसको सारा डिस्क्रिप्शन आपको इस स्तंभ लेख पर मिलता है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता, संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया है। और आप जानते हैं इसी को, समुद्रगुप्त को ही जो विंसेंट स्मिथ है, इसकी विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो ये 3 शासक हमें मिले। अशोक ने निर्माण करवाया था इसका। समुद्रगुप्त के कवि ने, राज दरबारी कवि ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन इस पर लिखवाया, ये करवाया। उसके बाद में आएगा मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। उसमें अकबर क्या करेगा? इस कौशाम्बी स्तंभ को कौशाम्बी से लेकर के इलाहाबाद ले आएगा। और इसी स्तंभ पर हमें जहांगीर और बीरबल का डिस्क्रिप्शन भी मिलता है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 राजा इससे संबंधित हुए। यहाँ क्या है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबद्ध है? वैसे तो चारों से ही संबंधित है ये, लेकिन यहाँ आंसर करेंगे समुद्रगुप्त। इसका बनवाया किसने था, निर्माण किसने करवाया था, तब आंसर आप करेंगे अशोक को। ठीक है, क्योंकि ये स्तंभ फेमस ही किस लिए है? समुद्रगुप्त के लिए ये फेमस है स्तंभ। इसी के नाम के लिए एक प्रश्न पूछा भी जाता है आपसे। गुप्त राजा कौन सा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? अभी देखा था हमने, ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त सेकंड को मिली थी ये उपाधि। किस शासक के सिक्के संगीत प्रेम को दर्शाते हैं? कौन सा शासक ऐसा था जो संगीत प्रेमी हुआ करता था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो गुप्त शासक में जो समुद्रगुप्त था, उसने जो कॉइन्स इशू करवाई थी, जो करेंसी थी, उसने जो मुद्रा जारी की थी, उस पर इसने खुद को वीणा बजाते हुए दर्शाया है। तो सवाल आता है कि समुद्रगुप्त की जो मुद्रा थी, करेंसी थी, उस पर उसको वीणा बजाते हुए, कौन सा यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। तो ये वीणा बजाने का शौकीन था, ये भी याद रखेंगे। ये क्या करता था? वीणा बजाता था। वीणा बजाने का बहुत ज़्यादा इसको शौक था। तो संगीत में जो है ये प्रेम करता था वीणा से। तो हम कह सकते हैं गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त है, उसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए उसको दिखाया गया है। तो इससे उसके संगीत प्रेम का हमें पता चलता है। इसी को कविराज की उपाधि भी दी गई थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर कर सकते हैं, जस्ट अभी डिस्कस किया है। समुद्रगुप्त है भारत का नेपोलियन। किसने कहा था इसको भारत का नेपोलियन? ये स्टेटमेंट किसका था? विंसेंट स्मिथ का था। ये भी याद रखेंगे, ये पूछ लेता है कभी कभी आपसे। ठीक है, किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ। तभी तो हमें पता चला इसका, तभी तो हम भी बोलते हैं। तो वो रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो गुप्त काल की रजत मुद्राएं हुआ करती थीं, इनको क्या नाम दिया गया था? जो रजत मुद्राएं हुआ करती थी, जो गुप्त काल में रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। ऑप्शन सी, रूपक या रुपयक इसका नाम था। इनको इश्यू करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था। कवि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? गुप्त वंश में ही, गुप्त साम्राज्य में ही चंद्रगुप्त द्वितीय जो है महान शासक था। ये इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि अज्यूम की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का जो मेमोरीज हैं, उसकी युद्धों के लिए नहीं, उसको ज़्यादा नहीं जाना जाता है, लेकिन इसने कला और जो साहित्य था, आर्ट एंड लिटरेचर में इसका बहुत ज़्यादा गहन रुचि थी और इसने बहुत उसको एक्सपेंड किया था। ठीक है, तो इसने बहुत, एक तरीके से इसने बहुत ज़्यादा विकास किया था आर्ट एंड कल्चर का। और इसी के टाइम पीरियड, या आप कह सकते हैं गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत में जो गुप्त काल था, यही क्या कहलाता है? भारत का प्रथम स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि इसमें कला और साहित्य का जो है एक्सट्रीम लेवल पर डेवलपमेंट किया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। ऐसे ही भारत का दूसरा स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मुगल टाइम पीरियड को। उसमें भी कला और साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो दोनों प्रश्न बने हुए हैं जो हमने बोले हैं अभी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, इसके दरबार में हुआ करते थे नवरत्न। आप कहेंगे नवरत्न, तो अकबर के दरबार में भी हुआ करते थे। अकबर से पहले नवरत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान हुआ करते थे। 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा गया। उसमें कालिदास थे, धन्वंतरी,
छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्ण, वराहमिहिर और वरुर रुचि जैसे विद्वान शामिल थे। और इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री भी था, फाइयान भारत आया था, ये भी याद रखेंगे। अब तो आंसर कर सकते हैं, कवि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा एक फलित ज्योतिष से संबंधित था? जो नवरत्न अभी हमने 8 से 9 नाम हमने डिस्कस किए थे, तो इनमें से कौन हुआ करता था जो फलित ज्योतिष विद्वान कौन था? ये था छपणक। इन्हीं नामों के अब आपसे याद रखने हैं क्या, कौन किस लिए फेमस था? छपणक फलित ज्योतिष विद्वान थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। और नवरत्नों में से सबसे उत्कृष्ट महाकवि थे कालिदास। तो कालिदास फिर से आप सुन लीजिए, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपणक, वरुचि, बेताल भट्ट, घटपर्ण, ये क्या है? नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। जो गुप्त शासक थे उनकी सरकारी भाषा कौन सी हुआ करती थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? जो गुप्त शासक थे उनके दरबार में जो भाषा यूज की जाती थी वो थी संस्कृत। संस्कृत ही बी ऑप्शन। इसको भी याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं कि कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्तकाल को ही भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग कहा जाता है। और इस काल की भाषा क्या थी? संस्कृत। जो शतरंज का गेम है, ये प्रश्न वैसे जनरल नॉलेज के लिए है आपकी, ये कहाँ शुरू हुआ था इसका ठीक है। तो जो शतरंज है, शतरंज आप देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे खेला जाता है, चैंपियनशिप होती हैं इसके। और इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन भारत है। और भारत में गुप्त काल के दौरान इस शतरंज का, चेस का उद्भव हुआ। आंसर करेंगे ऑप्शन डी। भारत के चेस में जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है? आपको पता है, विश्वनाथन आनंद है। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम पहला साक्ष्य मिलता है कि सती प्रथा कब से शुरू हुई थी? इसका पहला एविडेंस कहाँ से मिला? गुप्त साम्राज्य में ही, गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त के बाद में हुए पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त है ना, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, कई सारे और शासक हुए थे। तो इसमें एक भानुगुप्त नाम का भी शासक हुआ है गुप्त साम्राज्य में ही। और भानुगुप्त का एक एरन अभिलेख मिलता है हमें। एरन अभिलेख में सबसे पहले हमें सती का पहला प्रमाण मिलता है। तो इसमें गुप्त साम्राज्य के भानुगुप्त हुआ करता था। और इसी के टाइम पे एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। इसकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी, ये ऐसा एरन अभिलेख से पता लगता है। तो ये कौन सा अभिलेख था? एरन अभिलेख। कौन सा चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? भीनमाल प्राचीन काल में गुजरात राज्य की राजधानी थी। भीनमाल गुजरात राज्य की राजधानी थी। और ह्वेनसांग जो था, ये एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्वेनसांग। तो इसने जो है भीनमाल की भी यात्रा की थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? वेरी फेमस। जब प्राचीन काल का अंत होते आएगा तो कन्नौज जो है बहुत फेमस हो जाएगा। हर्षवर्धन का जब राज सिंहासन उसने संभाला था तो उसने जो है शुरुआत की थी कहाँ से? थानेश्वर से। लेकिन बाद में उसने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट किया? कन्नौज। और कन्नौज के लिए आप जानते हैं युद्ध लड़े गए थे, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किस पुस्तक से हमें मिलती हैं या किसकी पुस्तकों से सूचनाएं मिलती हैं? एक किताब लिखी थी बाणभट्ट ने जिसे हम कहते हैं हर्षचरित्र। बाणभट्ट की हर्षचरित्र है। दूसरी कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। इन दोनों किताब से हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें देखिए कल्हड़, इसका आंसर हो जाएगा। जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो ह्वेनसांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में यात्रा करता है, भारत आता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन करता था, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में। जो शक संवत है वो कब स्टार्ट किया गया था? ये हम सवाल पहले कर चुके हैं और राज्याभिषेक वाला सवाल भी कर चुके हैं। अगला देखिए, विक्रम संवत और शक संवत में
कितने वर्षों का अंतर है? देखो, हमने पढ़ा था अभी शक संवत 78 एडी में शुरू हुआ था, और इससे भी पहले एक संवत आई थी जिसे हम कहते हैं विक्रम संवत, जो 57 ईसा पूर्व में आई थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, और ये दोनों वर्ष परीक्षा में जो ऑप्शंस में दिए जाते हैं, ताकि इनमें आप कंफ्यूज हों। तो आपको पता है जो शक संवत है वो 78 एडी में आया था, और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों संवत का। आप जानते हैं, ये रेफरेंस लाइन ले लो एक वर्षों की। यहाँ पर जन्म हुआ था किसका? ईसा मसीह का जन्म मानते हैं हम, ठीक है, पहले वर्ष में, प्रथम वर्ष में। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय जितने भी वर्ष हुए हैं, आज ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो वर्ष चल रहा है वो 2021 चल रहा है, ठीक है। आज 2021 है, तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष है। तो इनके साथ जितने भी वर्ष ईसा मसीह के जन्म के बाद हुए हैं, उनके साथ हम लगाते हैं एडी, या उनको लिखते हैं हम ईसवी से, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो वर्ष हैं, उससे जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से पहले के जितने भी वर्ष हुए हैं, उनको हम बोलते हैं बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और या इसी को बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। तो यहाँ से जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से पहला साल कौन सा होगा? ये जन्म के बाद का पहला साल भी है, और इनके जन्म के पहले पहला साल, जन्म के पहले पहला साल, इनके जन्म के पहले दूसरा साल, और इसी तरह से इनके जन्म के 57 साल पहले विक्रम संवत आ गया था। और इनके जन्म के बाद में, ईसा मसीह के जन्म के बाद में 78 एडी में क्या आया था? शक संवत। इन दोनों को जोड़ोगे तो 57 साल तो ये हो गए यहाँ तक, और 78 साल ये हो गए। तो टोटल मिलाकर के आप देखोगे 135 वर्षों का ये समय हो गया है। आंसर कर देंगे सी ऑप्शन, 135 वर्षों का अंतर है। समझे? चलिए इसको अलग से भी देख लीजिए। विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुई थी? ये 57 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुई थी। 78 में शक संवत हुई थी। अश्वघोष किसके समकालीन हुआ करता था? अश्वघोष किसके समकालीन था? तो जो अश्वघोष था वो कनिष्क का एक राजकवि हुआ करता था। कनिष्क का राजकवि हुआ करता था कौन? अश्वघोष। उसने जैसे सोदरानंद, बुद्ध चरित्र और सरित्रपुत्र प्रकरण जैसी रचनाएं की हैं इसने। इसका आंसर करेंगे हम कनिष्क। सिमूक को आपने सुना होगा, इस पर प्रश्न बना हुआ है। सिमूक निम्न में से किस वंश का संस्थापक हुआ करता था? जो सिमूक था किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन डायनेस्टी। इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक के अलग अलग नाम मिलते हैं, जिसमें जैसे सिमूक, ठीक है, और सिंधुक या शिप्रक, इसी का नाम है ये किसका संस्थापक था? सातवाहन डायनेस्टी का। सातवाहनों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? सातवाहनों की जो वास्तविक राजधानी थी वो प्रतिष्ठान हुआ करती थी, या इसी को पैठन के नाम से मिलता है, ठीक है। लेकिन उनकी जो आरंभिक राजधानी थी वो अमरावती मानी जाती है। ऑप्शन ए, अमरावती। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ये थे चेदी वंश से संबंधित। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 4 अश्वमेध संपन्न कराने वाला जो शासक था वो था प्रवरसेन प्रथम। इसको याद रखेंगे, प्रवरसेन प्रथम ने करवाए थे चारों अश्वमेध। और ये कौन से वंश का शासक था? ये था वाकाटक का। प्रश्न पूछा हुआ है, वाकाटक वंश का शासक हुआ करता था प्रवरसेन प्रथम। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ जो है संपन्न करवाए थे। पहला गुप्त शासक कौन हुआ? पहला गुप्त शासक कौन हुआ जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी और परम भागवत की भी। हूणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? हूणों के द्वारा भारत पर अटैक कब किया गया था? यह ऐसे पूछता है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुआ या विचलित हुआ। हूणों का सबसे पहला अटैक जो हुआ था गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंश में, जो सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ 455 ईस्वी में। स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह से हारे थे हूण। ऑप्शन सी हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसी सवाल को पलट करके पूछ रहा है आपसे
कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त ने, क्योंकि इसके बाद स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में जब हूण फिर से अटैक करेंगे इन पर, इसके स्कंदगुप्त के बाद के जो राजा होंगे वो उसको नहीं रोक पाएंगे, तो हूण सफल हो जाएंगे। हूण जो है सफल हो जाएंगे किस पर? गुप्त शासकों पर विजय पाने में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हराया था किसने? स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। इसके बाद में हूण इन्हें हरा देते हैं स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ये कौन थे? गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन जाने जाते हैं? आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत में जो सबसे ऊपर थे वो कौन थे? चरक थे और सुश्रुत थे। तो आंसर करेंगे इसमें ऑप्शन बी। गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी 319 ईस्वी में। मेंशन कर देंगे। 3 संवत हमने डिस्कस किया आज, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहलाता है? गुप्तों का पीरियड या गुप्त काल ही कहलाता है। ये क्या? भारत का स्वर्ण युग। जो योग दर्शन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक आचार्य माने जाते हैं। इसी सवाल को ऐसे भी पूछ लेता है, योग के आविष्कारक कौन थे? तब भी आंसर आपको यही करना है, पतंजलि। नेक्स्ट देखिए, महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि, किसके समकालीन या समसामयिक थे? कंटेम्प्ररी थे। तो महाभाष्य को किसने लिखा है? ये जो है महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग डायनेस्टी के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हुआ करते थे। अगला देखो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में जो अरावली पर्वत है उसमें माउंट आबू चोटी पर स्थित है। राज्य पूछेगा स्टेट, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो स्टेट का आप करेंगे राजस्थान। एक और मंदिर है जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर, कहाँ पर लोकेटेड है ये हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? ये हम्पी में है। तो ये कर्नाटक राज्य का जो बेंगलुरु है इसी में है। इसी से कुछ डिस्टेंस पर, इस 300-350 किलोमीटर की दूरी पर है हम्पी। ये भगवान शिव के लिए समर्पित है ये मंदिर, इसे विरूपाक्ष के नाम से जानते हैं। नागर द्रविड़ और जो बेसर, ये है क्या चीज़ एक्चुअली? इनको जो कहा जाता है, इसमें ऑप्शन सी देखें। जो भारत के मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों को बनाने की अलग अलग शैलियाँ थी भारत में। तो उत्तर भारत के जितने मंदिर बनाए जाते थे वो उसमें नागर स्टाइल का इस्तेमाल किया गया था। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं या बनाए गए थे उनमें द्रविड़ शैली का इस्तेमाल किया गया था। बेसर जो है इन दोनों का मिक्सअप है। तो ये क्या है? भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, यानी स्टाइल हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था चोल सम्राट किसके शासनकाल में? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चालुक्य वंश की राजधानी या चालुक्यों की राजधानी क्या हुआ करती थी? प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। वातापी हुआ करती थी। कवि कालिदास का उल्लेख इनमें से किस में हुआ है? कवि कालिदास का उल्लेख इनमें से ऐहोल में अभिलेख जो उत्कीर्ण हुआ है इसमें लिखा है। तो ऐहोल प्रशस्ति जो है बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक स्रोत माना जाता है। इसी में जिक्र मिलता है कालिदास का। चोलों की राजधानी तंजौर हुआ करती थी, डी ऑप्शन। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति किसकी कला का एग्जाम्पल मानी जाती है? यह है चोल कला का, ऑप्शन ए। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? एक शिक्षक के रूप में, यानी गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। यानी इस रूप में एक तरीके से शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए बताते हैं या दिखाए गए हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मामल्लापुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ये थे पल्लव शासक। ये सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था चोलों के बीच में और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था।
एक क्वेश्चन और आता है, उसे हम कहते हैं क्या, जो कन्नौज था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, किन किन राजाओं के बीच में हुआ था, त्रिकोणीय संघर्ष किन राजाओं के बीच में हुआ था, तो इनको याद रखिएगा, ये हुआ था पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। याद रखिएगा, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच में। तो ये हुआ हमारा प्राचीन भारत यहाँ लगभग कंप्लीट। कुछ पूर्व मध्यकालीन भारत के राजवंश हैं, उन पर भी प्रश्नों को देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड शेयर भी इसको कर दीजिएगा आप।